स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक त्वरित सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े थे। पिछले कई दिनों से सीरीज के लेक्चर नहीं आए थे, लेकिन अब इस सीरीज के कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे आपको, जिसमें हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली आप ध्यान से सुनिएगा, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको बहुत तेजी से डिस्कस करेंगे त्वरित सीरीज में, है ना। इसका नाम ही क्या है? त्वरित सीरीज। जैसे आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीधा लिखा हुआ है। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के अनुभव से मुझे लगता है, और जो दूसरे स्टेट पीएससीज होते हैं, यूपीएससीज होते हैं, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सब फैक्ट्स को मैंने एक जगह समेटने की कोशिश की है, और इस स्लाइड्स के माध्यम से मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से आने वाले क्वेश्चन की लगभग सभी रेंज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको एटलीस्ट इतना तो तैयार करके एग्जाम में जाना ही है, ठीक है। तो त्वरित सीरीज में हम क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक को बहुत तेजी से कंप्लीट करते हैं। हमने इसका एकमात्र लेक्चर अभी कंडक्ट किया है जिसमें मैंने आपको G20, सार्क और आसियान को बताया था। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम संविधान सभा को आज करने के लिए जा रहे हैं, है ना। वैसे हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो संविधान सभा में हमें कई चीजें पढ़नी पड़ती है कि संविधान सभा कैसे है, कैसे संविधान सभा का विचार मन में आया, संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, किस तरीके से संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया घटित हुई, संविधान सभा की आलोचना, क्रिटिसिज्म को भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये सारी चीजें आवश्यक नहीं होती है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी होता है, क्या नेसेसरी होता है, इस सीरीज में हम उसको जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 20 मिनट के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि हम संविधान सभा को एक क्विक रिवीजन टाइप का कहें कि जल्दी से आपको बता पाऊं कि संविधान सभा है क्या और उसमें क्या क्या चीजें आपको एटलीस्ट याद करनी चाहिए। तो पहला जो संविधान सभा के कंटेक्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि इसकी मांग कैसे उठती है। इसकी मांग कैसे उठती है? तो वैसे संविधान सभा की अगर मांग की बात करें, जब मेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेक्चर लूंगा, तो वो लेक्चर लगभग 3 घंटे के आसपास होगा, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग को मैं 1602 जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती वहां से शुरू करूंगा। लेकिन वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1875 में जो पहली बार जो है दयानंद सरस्वती द्वारा कहा जाता है कि हम अपने स्थानीय कानून या हमारे वैदिक कानूनों से जो है हमारे देश को गवर्न करेंगे, तो उस संदर्भ में दयानंद सरस्वती द्वारा यह बात उठाई जाती है। 1985 में आप देखेंगे तो बाल गंगाधर द्वारा भी भारत के कानूनों द्वारा भारत को गवर्न करने की बात की जाती है, बट ये ऑफिशियल कहीं बात नहीं होती है, इसलिए इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन बात बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं किन्हीं भारतीयों ने ही इस बात को समझा कि हम अपने कानून द्वारा ही गवर्न हों, हम अंग्रेजों के कानून से क्यों गवर्न हो रहे हैं, है ना। तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब आप पार्टी के लेवल पे बात करते हैं तो 1924 में पहली बार स्वराज पार्टी, 1924 ये डेट याद रखिए, डेट सन, कि पहली बार संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा उठाया गया, स्वराज। और अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो 1934 में एमएन रॉय द्वारा संविधान सभा के प्रस्ताव का सुझाव रखा गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस ने कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, औपचारिक तौर पर 1935 को। 1940 में जो है संविधान सभा की मांग को मान लिया गया था, पर जो संविधान सभा बनाई जा रही थी वो डोमिनियन पावर दे रही थी भारत को, मतलब भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर रही थी। कुछ शक्तियां जो ब्रिटिश शासन के पास रहेंगी, शेष शक्तियां भारतीयों को मिलेंगी। तो उस मांग को हमने अस्वीकार कर दिया था, उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1942 में क्रिस्ट मिशन आता है और फिर से भारत को संविधान सभा बनाने के लिए और भारत को आजाद करने की बात करता है, और कहता है कि ये हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर पाएंगे क्योंकि अभी विश्व युद्ध चल रहा है। तो इनकी मांगों को अस्वीकार किया जाता है क्रिस्ट मिशन की, और इसी समय 8 अप्रैल 1942 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें करो या मरो का नारा दिया जाता है। फाइनली 1946 में हम पहुंचते हैं। 1946 में जो संविधान सभा की मांग है उसको फाइनली 1946 में स्वीकार कर लिया जाता है, और इस मांग को स्वीकार करने के बाद साथ कहा जाता है कि अब भारत की संविधान सभा होगी और जो भारत के अपने कानून द्वारा भारत को गवर्न करेगी। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पैट्रिक लॉरेंस,
स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, है ना। तो एसीपी से आपको इसको याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 मेंबर होते हैं। कैबिनेट जो मिशन आया था, इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र की जो मांग हो रही थी और 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अब प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही जानना जरूरी है, जब मेंस में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वाकई ही कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र मांग की, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को स्वीकार किया था, अस्वीकार किया था। जिस प्रकार भारतीय ब्रिटिश प्रांतों का ग्रुप ए बी सी में डिवीजन किया था कैबिनेट मिशन ने, वो ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने की एक रणनीति थी, और उसने कैबिनेट मिशन ने ही भारत पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष रूप से जो है बंटवारा कर दिया था। खैर बहरहाल ये बात है मेंस की, हम इसकी चर्चा मेंस में करेंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती संविधान सभा की मांग से लेके। अब संविधान सभा की मांग हो गई, संविधान सभा की मांग हुई, हमने समझ लिया संविधान सभा बनके तैयार हो गई, कैसे, कैबिनेट मिशन से। अब ये इसका गठन कैसे हुआ, बन कैसे रही, इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो नवंबर 1946 में जो है फाइनली संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन द्वारा के प्रस्ताव पे बनके तैयार हो जाती है कुल मिला के, है ना। और इसमें जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि कितनी सीट होंगी, जिसमें 389 टोटल सीट होती है संविधान सभा में, 389 टोटल सीट होती है संविधान सभा में, है ना। तो इसमें कहा जाता है ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। अच्छा, इसमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में लिखा, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा चुनाव के कंटेक्स्ट में, इसको भी छोड़िए, संविधान सभा इसको भी छोड़िए। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ है, ये भी छोड़िए। देशी रियासतों की जो 93 सीट है। अब एक चीज समझ लीजिए कि जो देशी रियासतें थी उसमें जो सीटें एलोकेट की गई थी देशी रियासतों को, उसमें से 93 जो देशी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने उनको कहा था कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो या आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो शुरुआत में इन्होंने भारत में या संविधान सभा में शामिल नहीं हुई और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा, लेकिन धीरे धीरे ये शामिल होने लगती हैं। ये भी उतना जरूरी नहीं है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में, जो चीजें प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगी मैं स्पेशल उन पे आपको फोकस करके हाईलाइट करके दिखाऊंगा। अब संविधान सभा की कार्रवाई कैसे होती है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर कभी आ जाता है किसी भी एग्जाम में। तो पहली जो कार्रवाई है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है ना। और मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं होती है, याद रखिएगा। इसके बाद पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। और जो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जो परंपरा है वो फ्रेंच से ली गई है। फ्रेंच में भी अस्थायी या वरिष्ठतम सदस्य को जो है, जब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तो जो सभा का वरिष्ठतम सदस्य है उसको अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है, वहीं से हमने इस परंपरा को लिया है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना जाता है। तो स्थायी सदस्य कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष होते हैं, एक तो हो गया अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 इसके उपाध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सीधा सवाल आता है इनसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहां प्रियम्बल से, उद्देश्य प्रस्ताव से। प्रियम्बल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव है वो बाद में जाकर प्रियम्बल ही बना था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसने पेश किया था, तो पहला याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, और कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंतर्गत पेश किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में, ये लिखा है इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, संविधान सभा जिस प्रकार का संविधान बनाएगी उसके मूल तत्व, कौन कौन से तत्व उसके अंदर होने चाहिए, और उसका जो दर्शन है वो उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, पर संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इस बात को आप याद रखिए। 2 सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सवाल आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को निम्न में से किस डेट को प्रपोज किया गया संविधान सभा में, है ना, पेश किया गया। एक सवाल यह आ सकता है कि संविधान सभा ने उस प्रस्ताव को किस डेट को स्वीकार किया,
है ना। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है ना। जो मैं आपसे बोल रहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, जो ये जो पेश किया गया था, इसी से हमारी प्रियम्बल बनी है ना, उसी का ये अमेंडेड रूप है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें से भी 2-3 फैक्ट जो हैं आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें क्या फैक्ट याद रखने हैं आपको, इसमें यह रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति को में 2 बदलाव किए, है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, उसने 2 बड़े बदलाव किए थे। एक, संविधान सभा को संप्रभु संस्था बनाया था, है ना, और दूसरा, संविधान सभा को 2 काम सौंपे थे। तो संविधान सभा को संप्रभु संस्था किस अधिनियम से बनाया गया था, तो याद रखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारतीय संविधान सभा को जो है संप्रभु संस्था के तौर पे स्थापित किया गया था। तो जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो लीज पर है, तो वो जान ले कि इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान सभा को एक संप्रभु संस्था बनाया गया था। और संप्रभु संस्था कोई नियम कानून बनाती है, कोई तो वो किसी के अधीन नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। और संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे इसी ने। क्या कहा, उसने कहा कि पहला तो आप जो है देश के लिए, भारत के लिए कानून बनाएंगे, और दूसरा जो है आप संविधान का निर्माण करेंगे। तो जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, जब संविधान सभा चल रही थी, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और उसका कुछ अंश लागू भी कर दिया गया, तब हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक चेयर कर रहे थे। उसके बाद जब हम देखें, जब संविधान सभा जो है अंतरिम सरकार के रूप में काम करती है, तब जीबी मावलंकर, जैसे आज जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही जीबी मावलंकर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जो आज जो हमारी लोकसभा में कानून बनते हैं, उसी प्रकार उस समय की लोकसभा में जो कानून बन रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे कौन, जीबी मावलंकर। और जो कानून ओरिजिनली जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिलाकर इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने एक तो संविधान सभा को संप्रभु बनाया था, और संविधान सभा को 2 काम सौंपे थे। एक तो संविधान का निर्माण करने का, और दूसरा कि संविधान सभा जो है वो अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। जब अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी, तो उसके अध्यक्ष चुने गए थे जीबी मावलंकर। और जब संविधान सभा जो है संविधान बना रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, तब उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को बस आप यहां याद रखेंगे। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया कैसे हुई थी, देखिए चुनाव के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जो चुनाव है, आप ऐसे समझिए कि जैसे आज आप किसी विधायक को वोट करते हैं, तो जब आप विधायक को वोट करते हैं और वो विधायक चीफ मिनिस्टर को चुनता है, या जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको चुनता है आपके राज्य से। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 राज्यसभा मेंबर है, तो आपने कभी उन 11 राज्यसभा मेंबर को चुना है, आपने वोट दिया? नहीं, आपने हमेशा एमएलए को चुना है। एमएलए उन मेंबर के लिए वोट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। तो ब्रिटिश जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे, उनके जो वोटर थे, वो अपने एमएलए या विधायक को चुनते थे, और जो विधानसभा विधायक है, वो संविधान सभा के अध्यक्ष को, संविधान सभा के सदस्य को चुनते थे, माफ कीजिए, अध्यक्ष नहीं, सदस्य को चुनते थे। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था, है ना। तो मेंबर कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया 389 मेंबर थे टोटल संविधान सभा में। कैबिनेट मिशन ने बोला कि टोटल मेंबर कितने होंगे, 389। तो ये कैसे डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पे जो है एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख की जनसंख्या पे कितना, एक प्रतिनिधि होगा। तो इस हिसाब से 389 मेंबर बताए गए थे। चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से संपन्न हुआ था, जिसमें विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाया गया था। अप्रत्यक्ष रीति, चुनाव कैसे हुए, अप्रत्यक्ष रीति से हुए थे। मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन था, है ना। एक चीज और इसमें याद रखिए कि संविधान सभा जो है आंशिक रूप से मनोनीत थी और आंशिक रूप से निर्वाचित थी। मनोनीत का मतलब यह हुआ कि उस संविधान सभा के कुछ मेंबर जो है देशी रियासतों से आते थे, और देशी रियासतों के राजाओं को यह अधिकार था कि वो किसी मेंबर को अपने विवेक से चुनकर संविधान सभा में भेज सकता था। तो वो हो गया मनोनीत, नॉमिनेट मेंबर। और कुछ सदस्य जो है एमएलए या विधायकों द्वारा चुनकर संविधान सभा में आते थे।
आप देखें इसमें चुनाव जब हो रहे थे तो उसमें सांप्रदायिक विभाजन कर दिया गया था। कुछ सीटें जो है सिखों के लिए, कुछ मुस्लिमों के लिए और कुछ सामान्य वर्ग के लिए थी, है ना। तो सिखों और मुसलमानों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया था। ठीक है, ये चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार संपन्न हुए थे। इसी विधा के अनुसार आज भारत के राष्ट्रपति के चुनाव भी होते हैं, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इसके प्रेसिडेंट के चुनाव भी इसी से होते हैं। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो इस प्रक्रिया को भी हम देखेंगे जो मेंस की क्लास में, है ना। अभी आपको याद रखना है कि चुनाव इस प्रक्रिया से होते हैं। इसके बाद संविधान सभा के कुछ और कार्यों के बारे में देखें क्या किया। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आते हैं, है ना, तो इनको याद रखिएगा, सीधे सवाल है, लॉलीपॉप होते हैं। इसमें है मई 1949 को पहली बार जो है राष्ट्रमंडल के खेलों में भारत भाग लेगा, ऐसा संविधान सभा ने कहा। कब? मई 1949। 22 जुलाई 1947 को क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमारा है, जो तिरंगा हम जो कह रहे हैं, वो 22 जनवरी 1947 को पहली बार अपनाया गया। और आपको पता है कि 15 अगस्त को फिर इसी तिरंगे को फहराया गया था। 24 जनवरी 1950 जब संविधान पूरी तरीके से लागू होने वाला था, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को जो है संविधान सभा ने स्वीकार किया। कब? जब पूर्ण संविधान लागू हो रहा था उससे 2 दिन पहले। तो ये 3 चीजें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पहला, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक थी हालांकि, और इसी बैठक ने जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों तक, मतलब जब तक नई संसद का गठन नहीं हुआ, कब? मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। मैं आपको बता रहा था कि 24 जनवरी को ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? राष्ट्रगीत को अपना रहा है, राष्ट्रगान को अपना रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना रहा है, और ये डिसाइड किया जा रहा है कि भाई जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तो ये जो संविधान सभा है यही संसद के रूप में कार्य करेगी। ये डिसाइड कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को डिसाइड हुआ गया था। और तभी 26 जनवरी से लेके 1952 अप्रैल के महीने तक, मई के महीने तक इसी अंतरिम संविधान सभा ने अंतरिम सरकार के रूप में काम किया। फिर एक फैक्ट आता है कि संविधान सभा में आखिर कुल कितने सत्र हुए थे। जैसे आज होते हैं शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, साल में 3 सत्र होते हैं, ऐसे ही टोटल आप देखें संविधान सभा 11 सत्रों में बैठी, कई दिनों तक बैठी लेकिन 11 सत्रों में बैठी, और टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है संविधान हमारा बनके तैयार हुआ। एक सवाल अब जो इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, समितियों से एक सवाल आते हैं, तो और भी कई समितियां हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मुख्य रूप से इन समितियों से बार बार हर स्टेट पीएससी ने एग्जाम पूछा है, इसलिए मैंने इनको रखा है। ठीक है, अब यहां देखिए संघ समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, जो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आपको लग सकता है कि सरदार पटेल होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति बनती है, संचालन समिति बनती है, इसको चेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति बनती है, इसको चेयर करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्शी समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल, है ना। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, इसका गठन। अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें 2 मेंबर की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी और उनको किन्हीं 2 अन्य मेंबर ने रिप्लेस किया था, वो अब हम ही देख लेते हैं अभी। तो टोटल 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य, KM मुंशी, DP खेतान जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जिनको TT कृष्णाचारी ने रिप्लेस किया, और BL मित्रा जिनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जिनको N माधवराव ने रिप्लेस किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? खेतान, के से खेतान आता है, के से कृष्णाचारी, तो खेतान को कृष्णाचारी ने रिप्लेस किया, और मित्रा BL मित्रा, M से मित्रा और M से माधवराव, तो M को M ने रिप्लेस किया और K को K ने रिप्लेस किया।
याद रखने के लिए देखिए प्रीलिम्स में ये ट्रिक काम कर जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने है, उसमें से आपको चुनना है, तो थोड़ा भी आपके दिमाग में कुछ रहता है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। सवाल आते हैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं। तो डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई तो उनको रिप्लेस किया के कृष्णाचारी ने, और बीएल मित्रा की मृत्यु के बाद माधव राव जो है इसके सदस्य बनते हैं, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान का परिवर्तन लागू कैसे होता है संविधान, उसको देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, है ना, कुछ प्रावधान कर दिए गए थे, और शेष जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, इसको आपको पता है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए इस दिन को हम मेमोराइज करना चाह रहे थे, हमारी मेमोरी में डालना चाह रहे थे। इस कारण जो है हमने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना हमारे संविधान को लागू करने के लिए। इसी को हम रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं लोगों के लिए जो कहते हैं कि भारत का संविधान या भारत की स्वतंत्रता लीज पे है, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए, है ना, निरस्त हो गए। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य थी, इनसे सवाल आते हैं लगातार। तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। प्रीलिम्स में बस ये सवाल आएगा कि कितनी महिला सदस्य थी, पहला 15, और ज्यादा से ज्यादा अंदर गया तो वो पूछेगा कि जो महिला सदस्य थी उसमें 15 सदस्य थी, नाम पूछ लेगा, है ना, इसमें कोई मंत्रिमंडल में शामिल थी तो वो पूछ लेगा। इस स्लाइड में एक कमी है जो रह गई है, इसमें जो मंत्रालय थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे अंतरिम सरकार में, वो किस किस को दिए गए थे, वो वाली इसमें स्लाइड नहीं है ना, तो वो मैं अलग से टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आपका, है ना, कौन कौन से मंत्रालय पोर्टफोलियो किस किस को एलोकेट हुए थे। बाकी लगभग सारी चीजें मैं इसमें कंसाइज करने के लिए कोशिश की है। तो 15 महिलाओं के नाम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें 3-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जब मेंस की क्लास करेंगे तो उन नामों की डिटेलिंग भी करेंगे, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्कर में या 5 मार्कर में, उन महिलाओं के नाम भी आ सकते हैं। तो पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैककॉरेन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेलायुथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराव मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, रेणुका रे, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। ये इंपॉर्टेंट नाम। ठीक, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। इन 4 नामों को और डिटेलिंग करेंगे जब मेंस की क्लास करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये 15 नाम देख लिए, इन 15 नाम को 2-3 बार आप पढ़ लेना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने होता है, ढूंढना पड़ता है, तो 15 नामों को आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आप आंसर टिक करके आ जाओगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कुछ। तो जो संविधान सभा की संपूर्ण चर्चा है वो 3 वाचन में होती है, 3 फेजेज में होती है ना। पहले फेज में सामान्य चर्चा होती है, दूसरे में उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसमें संशोधन होते हैं, और फिर तीसरे वाचन में जो है उसको अंतिम स्वरूप दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वाचन में संविधान सभा में चर्चाएं हुई? 3 वाचन थे। फिर मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 जो थे शेड्यूल थे। प्रेजेंटली हम देखें तो संविधान में लगभग 445 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 जो है शेड्यूल है ना, बदल गए हैं। अब कौन कौन से आ गए हैं उसको हम फिर से मेंस की क्लास में देखेंगे, या चलिए मैं इसको बता ही देता हूं आपको, एक सेकेंड। तो जो मुख्य रूप से जो संविधान में टोटल 22 भाग थे, 22 पार्ट्स, और वर्तमान में कितने हैं? 25 है, 25 पार्ट्स हो गए, है ना। तो निश्चित तौर पे कुछ नए पार्ट जोड़े गए होंगे, तो कौन कौन से हैं? तो इसमें देखें
तो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1956 में हुआ था। इसमें पार्ट 7 एंड 9 डिलीट, इसमें पार्ट 7 और 9 को हटा दिया गया था। कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो अब पार्ट कितने रह गए? 20। मूल संविधान में 22 भाग थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 और भाग 9 को डिलीट कर दिया गया संविधान से। तो मूल रूप से भाग रह जाते हैं हमारे 20। आप देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर हम जो है संविधान के अंदर भाग 4A मौलिक कर्तव्य और भाग 14A ट्रिब्यूनल या अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स या अधिकरणस को जोड़ते हैं। दो भाग हमने जोड़ दिए। 7वें में 2 भाग डिलीट किए, 7वां और 9वां। 42वें में 2 भाग जोड़ दिए, 4A मौलिक कर्तव्य और 14A ट्रिब्यूनल्स अधिकरण। तो ऐसे फिर से हमारे पास कितने भाग हो जाते हैं? 22। अब हम देखेंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993। हाँ, 73 और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने फिर से संविधान में 2 भाग जोड़े और इसमें हमने जो है पार्ट 9 और 9A जोड़ा। तो जो पार्ट 9 था वो पंचायतों से संबंधित था और पार्ट 9A जो था वो नगरीय निकाय या म्युनिसिपैलिटी इनसे संबंधित था। यहीं से पंचायती राज की शुरुआत होती थी। तो 1973 में 2 भाग हमने जोड़ दिए। कौन कौन से? पंचायत और नगरीय निकाय। तो हमारे पास अब संविधान में कितने भाग हो गए? 24 भाग हो गए। अब एक और भाग कब जुड़ा? एक और भाग आप देखेंगे तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब? 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अंदर हमने एक और भाग जोड़ा जिसमें हमने सहकारी समितियों को जोड़ा। क्या? जिसमें हमने पार्ट 9 भी जोड़ा। क्या जोड़ा? पार्ट 9 भी जोड़ा। और पार्ट 9 भी किससे संबंधित था? सहकारी समिति। स्पेस नहीं है यहां पे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सहकारी समितियों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा संविधान के अंदर। कैसे? पार्ट 9 भी में। तो 22 थे, 2 हटा दिए। कब? 7th में, 7वां और 9वां। तो कितने बचे? 20। फिर 42 में 2 जोड़ दिए, 4A और 14A। 73 74 में फिर 2 जोड़ दिए, 9A। और 97 कॉन्स्टिट्यूशन में फिर जोड़ दिया एक 9B जो सहकारी समिति से संबंधित है। इस प्रकार हमारे 25 भाग हो जाते हैं संविधान में। भाग तो हो गए 25। आपने तो बताया कि सर अनुसूचियां 8 थी। तो मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी भाई। तो आज 12 है। अब कितनी है? 12। तो अब कौन सी जुड़ गई? तो 9वीं कौन सी आ गई? 9th देखें हम तो 9वीं अनुसूची आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जो है पहली अनुसूची को जोड़ा गया। पहली अनुसूची जिसमें क्या किया गया? आर्टिकल 31A एंड 31B को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में डाल दिया आर्टिकल 31A और B को। 31A और B जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते थे, लेकिन सरकार जब इन लोगों की प्रॉपर्टी लेके गरीबों में बांटने की कोशिश कर रही थी तो ये फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के कारण ऐसा सरकार कर नहीं पा रही थी, ये कोर्ट चले जाते थे। तो सरकार ने क्या किया कि एक 9th शेड्यूल डाल दिया, 9वीं अनुसूची बना दी पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। और उस 9वीं अनुसूची में ये लिख दिया 31A और B को उस सूची के अंदर डाल दिया और कह दिया कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो है
इनको न्यायालय जाने की शक्ति छिन गई। किनकी? जिनकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। खैर वो अलग डिबेट है, उसको कभी अलग मेंस के लेक्चर में देखेंगे। तो 10th जो देखेंगे, 10th शेड्यूल जोड़ा गया वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जो है जोड़ा गया, जो दल बदल से अधिनियम था, दल बदल कानून से संबंधित था। तो दल बदल अधिनियम जो था वो 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कहां जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। उसके बाद देखें तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको कब जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 को। और जो 12वां शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची है, वो नगरीय निकाय से संबंधित है, नगरीय निकाय। और इसको कब जोड़ा गया? तो अभी हमने चर्चा की कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस प्रकार 8 अनुसूची के बाद 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में जुड़ जाती हैं। यही हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये है BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने आरंभिक प्रारूप संविधान सभा को सौंपा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इन व्यक्ति को जितना मान मिलना चाहिए था उतना मान मिला नहीं। संवैधानिक सलाहकार थे भाई BN राव, कोई छोटी बात नहीं है। और प्रारंभिक प्रारूप जो है संविधान का, वो इन्होंने ही संविधान सभा को सौंपा था। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी था। सवाल आ सकता है, ठीक है। सर BN राव इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं इसको बता चुका हूं, यहां एक रिपीट हो गया कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। HBR अयंगर जो संविधान सभा के सचिव थे। तो सीधा सवाल आएगा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो सचिव थे अयंगर। याद रखिए, सचिव कौन थे? अयंगर। सचिव कौन थे? अयंगर, ठीक है। SN मुखर्जी, एक और इंपॉर्टेंट नाम, SN मुखर्जी, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार। मुख्य प्रारूपकार, संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वैसे आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन SN मुखर्जी जो थे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार माने जाते हैं। प्रेम बिहारी जो रायजादा है, प्रेम बिहारी रायजादा, ये संविधान सभा के सुलेखक थे। और नंदलाल बोस और BR सिन्हा, इन्होंने जो है संविधान जो था उसको व्यवस्थित किया और कहें कि उसका सौंदर्यीकरण किया, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो जो बसंत कृष्ण वैद हैं, वो संविधान सभा के मूल संस्करण को उन्होंने हिंदी में सुलेखन किया। किसने? वसंत कृष्ण वैद, है ना। इसको भी आप याद रखें, वसंत कृष्ण वैद। तो ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लेक्चर से संबंधित, आज के लेक्चर से संबंधित। तो मोटा मोटी हमने आज संविधान सभा को देखा और उससे संबंधित प्रीलिम्स के लेवल पे जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती थी उनकी चर्चाएं की, है ना। तो इसी प्रकार हम हमारी जो त्वरित सीरीज है उसके अंतर्गत हम आगे के लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे और चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ हमारी त्वरित सीरीज में। थैंक यू सो मच।